Assalamualaikum YouTube people. I hope you guys are doing well. This is Mubin Ahmed and we are back with a new lecture on physics. हमने जहाँ तक आई रिमेंबर वी स्टार्टेड अ टॉपिक जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास. हमने काफ़ी डेप्थ में इसको पढ़ा. हमने समझा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पाया जाता है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि सिमेट्रिकल है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब, स्फीयर, क्यूबॉइड, साइलेंडर. फिर हमने पढ़ा कि उन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है जिनका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, जैसे हथौड़ा. फिर हमने पढ़ा इरेगुलर लेमिना. लेमिना क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया. उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है ये भी हमने डिस्कस किया और हमने स्टेप्स भी पढ़े. फिर हमने पढ़ा स्टेबिलिटी क्या होती है और स्टेबिलिटी 3 स्टेट्स पढ़े: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हमने पढ़ा. अब हमने पढ़ना है कि डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अच्छा, टू पुट इट सिंपली, हम ये कैसे पता लगाएं कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट करते हो तो क्या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा या फिर टॉपल ओवर कर जाएगा, ये कैसे पता लगाएं. लेट्स सपोज आई हैव अ केस जहाँ पर मेरे पास 3 ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर 3 रेक्टेंगल्स हैं, आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स है विद डिफरेंट कलर्स. मैंने इन तीनों को डिफरेंट एंगल से टिल्ट किया, पहले को 20 से, दूसरे को 40 से और तीसरे को 60 से. अब मुझे पता लगाना है इनमें से कौन सा टॉपल ओवर करेगा और कौन सा वाला अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा. वैसे तो बहुत गहराई में लेके जा सकता हूँ लेकिन ओ लेवल्स के लिए मैं इसको जितना सिंपल रख सकूँगा मैं रखूँगा. सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल कैसे? क्योंकि ये रेक्टेंगल है. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? जियोमेट्रिकल सेंटर में, यानी सेंटर के अंदर इसका सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा. राइट. अगर आपके पास बहुत टाइम है पेपर में, आप बहुत बड़े जीनियस हो, आपने सारा पेपर कर लिए और आपको ऐसा सवाल आया तो आप क्या कर सकते हो कि आप 2 वर्टेक्सेस बनाओ यहाँ पे, मतलब इस तरह से 2 लाइंस बनाओ और सेंटर में सेंटर ऑफ मास होगा, या आप अंदाजे से बना लो कि भाई ये सेंटर है, कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा. ठीक है. स्टेप नंबर 2 ये है कि मेक अ वर्टिकली डाउनवर्ड्स लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक ही चीज़ है. ये मेरे सेंटर ऑफ मासेस थे और मैंने क्या किया, यहाँ से एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स लाइन बनाई जो कि बिल्कुल सीधी है. इस लाइन का एक नाम है, अगर आप याद कर सकते हो तो बेहतर है. मैं आपको नाम बता देता हूँ. इस लाइन का नाम है इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, अगर आप याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है. ओके, अब क्या करना है, अब आपको ना यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की बेस नज़र आ रही होगी. ये रही इसकी बेस और यहाँ पर ये रही इसकी बेस और यहाँ पर ये रही इसकी बेस. अच्छा, अगर अब ज़रा मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट करते हो और उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, यानी ये वाली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट क्या होती है, दोबारा सुन लो. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट एक ऐसी लाइन होती है जो आप सेंटर ऑफ मास से बनाते हो वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अगर एक ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बेस के अंदर लाई कर रही है, ये आपकी बेस है और ये लाइन बेस के अंदर है ना. अगर अंदर लाई कर रही है तो ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं गिरेगा, ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा कुछ इस तरह से. अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बेस के अंदर लाई कर रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट टॉपल ओवर नहीं करेगा, वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा. ठीक है. और अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बेस के बाहर लाई कर रहा है, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है और ये आपकी लाइन है,
आपकी लाइन जो है वो बेस से बाहर आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट टॉपल ओवर कर जाएगा, गिर जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बेस के बाहर आ रहा है तो टॉपल ओवर कर जाएगा, अंदर आ रहा है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चला जाएगा। अगर क्या हो कि डायरेक्टली एच के ऊपर से गुजरे, अगर क्या हो कि बिल्कुल पिवट जहाँ से रोटेशन हो रही है कह लो वहाँ से गुजरे, फिर क्या होगा? इन दिस केस होता क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट ना ही टॉपल ओवर करता है और ना ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जाता है। अब इस स्टेट को क्या कहा जाता है? इसको आप इक्विलिब्रियम कह लो, लेकिन इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्न है जस्ट अबाउट टू टर्न। जैसे आपने मोमेंट्स में पढ़ा है जस्ट अबाउट टू टर्न, इसका मतलब ये है कि अभी ये यहीं पर रहेगा, ये ना ही गिरेगा ना ही अपनी पोजीशन पर, पिछली ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको हल्का सा भी टच करते हो यहाँ से या यहाँ से, तो ये टॉपल ओवर कर जाएगा या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चला जाएगा। अगर यहाँ से टच करोगे तो अपनी टॉपल ओवर कर जाएगा, और अगर यहाँ से टच करोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चला जाएगा। इस स्टेट को आप इक्विलिब्रियम कह लो, बिकॉज एक ही बात है, या इसके लिए मोर अप्रोप्रिएट टर्म है जस्ट अबाउट टू टर्न। I hope it makes sense. So if the line is within the base of the object, it is an equilibrium, stable equilibrium, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चला जाएगा। इफ़ द लाइन इज़ आउटसाइड द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ये टॉपल ओवर कर जाएगा। क्या कर जाएगा? टॉपल ओवर, गिर जाएगा। इफ़ द लाइन passes डायरेक्टली थ्रू द एंड पॉइंट, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, या पिवट भी कह सकते हो, इक्विलिब्रियम कह सकते हो। इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्न है जस्ट अबाउट टू टर्न, बिकॉज एग्जामिनर ज़्यादा यूज़ करता है जस्ट अबाउट टू टर्न। और एक और बात याद रखो, जब भी आपको मोमेंट्स के सवाल में एग्जामिनर कह दे कि जस्ट अबाउट टू टर्न, क्योंकि ये टर्न नहीं कर रहा होता ना, तो इस पॉइंट पे भी आप क्या यूज़ करते हो? आप अप्लाई करते हो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज, ये मोमेंट्स के लिए, ठीक है, याद रखना है। जब भी वो आपसे कह दे कि ये ऑब्जेक्ट इज़ जस्ट अबाउट टू टर्न, तो आप यही इक्वेशन अप्लाई किया करोगे। ये मैं पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ। अब भाई स्टेबिलिटी को क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये पढ़ेंगे। अच्छा, आपने फार्मूला यानी F1 कार्स तो देखी होंगी ना, जो रेसिंग में यूज़ होती हैं। वो आपने देखा होगा कभी कि वो जो है ना, वो इतने शार्प कट्स ले रही होती हैं फिर भी घूमती नहीं हैं, टॉपल ओवर नहीं करती हैं, इससे कहते हैं ना गिर नहीं जाती हैं। और वहीं पे अगर आप लंबी लंबी बसें देख लो तो वो ज़रा सा शार्प टर्न लेने की कोशिश करती हैं तो बेचारी उलट जाती हैं। रिक्शे की एग्जांपल भी ले लो, राइट। तो बेसिकली इससे हम ये कहा जा सकता है कि जो फार्मूला F1 कार्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं बजाय एक फैमिली कार के, जैसे आपके पास एक बस ले लो, उनसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। अब क्या चीज़ ऑब्जेक्ट को ज़्यादा स्टेबल बनाती है और कम स्टेबल बनाती है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज। सबसे पहला फैक्टर दैट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी इज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होगा आपका ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर होगा आपका ऑब्जेक्ट उतना ही कम स्टेबल होगा, ठीक है। अभी सिर्फ सेंटर ऑफ मास की बात करें। अब मेरे पास दो गाड़ी हैं, ये मैंने बड़ी मेहनत के बाद इतनी खूबसूरत फार्मूला F1 गाड़ी बनाई है अपनी, कोई मजाक नहीं बनाएगा इसका। अच्छा, तो देखो मेरी ब्रांडिंग भी है, मैंने खुद बनाई है। अब ये मेरी रेसिंग कार है, राइट, और इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा यहाँ पर है, और ये ज़मीन से इतनी हाइट पर है। अब ये हमारी पुरानी कार है, ये जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं पहले उनको पता होगा, ये गाड़ी बहुत पुरानी है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और ये ग्राउंड से इतनी हाइट पर है। इन दोनों की बेस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कौन सी ज़्यादा स्टेबल है कौन सी कम स्टेबल है, किसको उल्टाना ज़्यादा आसान है किसको उल्टाना ज़्यादा मुश्किल है, तो याद करो कि सेंटर ऑफ मास जो है जितना नीचे होगा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये वाली गाड़ी ज़्यादा स्टेबल है, और सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर होगा ऑब्जेक्ट उतना ही कम स्टेबल होगा। तो ये वाली गाड़ी कम स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस F1 कार, ठीक है। फिर अगला फैक्टर जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो आपके पास है बेस एरिया, या आप सिंपली बेस भी कह सकते हो कि बेस की विड्थ कितनी है। जितनी बड़ी बेस होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी,
और जितनी छोटी बेस होगी उतना ऑब्जेक्ट कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देखते हैं। अब सेम गाड़ी है मेरे पास, लेकिन एक की बेस बड़ी है और एक की बेस छोटी है। दोनों का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेम हाइट पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, तो जिसकी वेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वेट कम होगी, जिसका बेस कम होगा, वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आई होप इट मेक सेंस। ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर सेंटर ऑफ मास आपका ऊपर होता है तो ऑब्जेक्ट कम स्टेबल होते हैं, और वहीं पर सेंटर ऑफ मास अगर नीचे होता है तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन ऐसा होता कैसे? वट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड दैट? लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, दोनों ग्रीन कलर के हैं। एक रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा नीचे है, और एक रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास एज़ कंपेयर टू दिस वन ऊपर है। और अब जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से ये वाले रेक्टेंगल को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज़ कंपेयर टू दिस रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे है और इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है। चलाओ देखते हैं। अब मैंने ये किया कि मैंने इन दोनों को 30 डिग्री टिल्ट कर दिया। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है? स्टेबल का मतलब ये होता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, और अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि ये टोपल ओवर कर जाएगा। अब ये कैसे पता लगाना है? अभी पढ़ा कि हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास से एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये आ गया आपकी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यहाँ पे, और ये आ गया आपकी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यहाँ पे। अगर ये लाइन बेस के अंदर लाई कर रही है तो आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल है। अगर ये लाइन बेस के बाहर लाई करती है तो आपका ऑब्जेक्ट अनस्टेबल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रही आपकी बेस, ये आपकी बेस है, और यहाँ पर ये आपकी बेस है। ठीक है, तो ये लाइन जो है ना फ़िलहाल बेस के अंदर लाई कर रही है। एज यू कैन ऑब्जर्व फॉर रेक्टेंगल नंबर 1 आपकी जो लाइन है वो बेस के अंदर लाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल है। और सेम रोटेशन पर वो वाला रेक्टेंगल जिसका सेंटर ऑफ मास ऊपर था उसकी लाइन बेस से बाहर लाई कर रही है, और कितना बाहर लाई कर रही है ये भी आप देख सकते हो। तो ये क्या है? ये है अनस्टेबल। दिस इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, ये टोपल ओवर कर जाएगा। तो होता क्या है कि भाई जिन ऑब्जेक्ट्स का, ध्यान से सुनना, जिन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर होता है उनको थोड़ा सा टिल्ट करने पर ही क्या होता है कि उनकी लाइन जो है वो बेस से बाहर निकल जाती है, उनकी लाइन बेस से जल्दी बाहर निकल जाती है। और जिन ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास नीचे होता है उनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट काफ़ी ज़्यादा टिल्ट करने के बाद बाहर निकलती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ तब जब दोनों का बेस एरिया एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, एज यू कैन सी दोनों का बेस सेम है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास नीचे है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ऊपर है वो कम स्टेबल है। अब हमने ये भी पढ़ा कि भाई जिस ऑब्जेक्ट का बेस एरिया ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का बेस एरिया कम होता है वो कम स्टेबल होता है। सो व्हाट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड दैट? ऐसा होता क्यों, ये डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं। अब देखो, पहली एग्जांपल में पहले रेक्टेंगल में ये रहा इसका बेस एरिया, और दूसरे एग्जांपल में ये रहा इसका बेस एरिया। एंड यू कैन क्लियरली सी कि दूसरे वाले रेक्टेंगल में आपका बेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रेक्टेंगल। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली सेम हाइट पे है, राइट? कंपैरिजन करने में आसानी होगी। अब क्या हुआ कि मैंने इन दोनों को अराउंड 40 डिग्रीज तक रोटेट कर दिया। लेट्स सपोज करते हैं कि मैंने इन दोनों को 40 डिग्रीज तक रोटेट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। अब क्या करेंगे, मैं बनाऊंगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दोबारा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से स्ट्रेट वर्टिकल डाउनवर्ड्स लाइन होती है। तो बनाते हैं। ये आगे रेक्टेंगल 1 में लाइन,
और ये आगे रेक्टेंगल 2 में लाइन। अच्छा, अब एज यू कैन सी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन रेक्टेंगल 1 के अंदर आपकी जो लाइन है वो बेस से बाहर आ रही है। ये रही बेस से बाहर आ रही है। बेस से बाहर आने का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट अनस्टेबल है, राइट, आपका ऑब्जेक्ट अनस्टेबल है। वहीं पर रेक्टेंगल 2 के अंदर आप देखो कि जो लाइन है वो बेस के अंदर आ रही है, इसलिए ये स्टेबल है। तो रेक्टेंगल 1 जो है वो अनस्टेबल है, ये टोपल ओवर कर जाएगा, और रेक्टेंगल 2 जो है वो स्टेबल है, ये वापस अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट की बेस ज़्यादा होती है, बेस एरिया बड़ा होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का बेस एरिया छोटा होता है वो कम स्टेबल होता है। और इसी तरह के सवाल आपको आ रहे होंगे। सवालात बहुत आसान आते हैं, कुछ एग्जांपल क्वेश्चन है जो हम करेंगे, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a piece of card of uniform thickness and density is suspended freely from a horizontal pin. Okay. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना आपने एक थिन शीट को एक यूनिफॉर्म थिकनेस, यानी इसकी जो थिकनेस है, मोटाई, वो हर जगह पर सेम है। एक पीस ऑफ कार्ड को आपने एक पिन से क्या किया है कि हैंग किया हुआ है। द डायग्राम शोज द कार्ड एट रेस्ट, और कार्ड जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, विच क्रॉस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्ड। अब कौन सा क्रॉस जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, ठीक है, और देखते हैं। ओके, अच्छा, बेसिकली पहले हम क्या करते हैं कि इसको ना दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक हिस्सा मैंने बना लिया ये, ओके, एक हिस्सा मैंने बना लिया ये, और एक हिस्सा मैंने बना लिया ये। इसको कर देते हैं हम लोग ग्रीन। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, क्या लगता है किस साइड पे मैथ ज़्यादा होगा? यहाँ पर मैथ ज़्यादा होगा या यहाँ पर मैथ ज़्यादा होगा, है ना? हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते सेंटर ऑफ मैथ कहाँ पर है, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि कहाँ पर सेंटर ऑफ मैथ हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो मोस्टली मैथ्स है वो इस रीजन में लाई कर रहा है, यहाँ से हमें अंदाज़ा ये होता है कि यहाँ पर तो सेंटर ऑफ मैथ्स नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर ऑफ मैथ्स वहाँ पर होता है जहाँ पर मोस्टली मैथ्स लाई करता है। तो ए पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बी पर भी नहीं हो सकता। अब आपने सेंटर ऑफ मैथ्स को ऐसे सोचना है कि अगर आप इस पूरे थिन शीट को ए पर बैलेंस करने की कोशिश करते हो तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये बी पर बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस रीजन में सबसे ज़्यादा मैथ्स लाई कर रहा है, तो आपका सेंटर ऑफ मैथ्स भी कहीं यहाँ पर ही होगा। अब सोचो, क्या डी पर फिंगर रखते हो तो क्या आप इस पूरे शीट को बैलेंस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो डी पे बैलेंस नहीं कर सकते, बी पे बैलेंस नहीं कर सकते, ए पे बैलेंस नहीं कर सकते, तो बचा कौन सा? सी। और सी सेंस भी बना रहे, क्योंकि एक तो आपका सेंटर ऑफ मैथ्स इस एरिया में लाई करेगा, इतना तो फॉर श्योर हम कंफर्मेशन के साथ बता सकते हैं। दूसरा, हमें पता है कि डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि डी पे हम बैलेंस नहीं कर सकते, सी पे हो सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर सी है। आपने लॉजिकली सोचना है, रट्टे नहीं मारने। तो सी आपका सही आंसर है यहाँ पे। आई होप इट मेक सेंस। अगर समझ नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा समझा दूंगा अगर आपको नहीं समझ आता तो। अगला सवाल, ओके जी। अब वो कहते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स हैव आइडेंटिकल शेप्स बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेस। यानी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शेप तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन मैस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज शोन बाय द डॉट मार्क जी। अब हर किसी का सेंटर ऑफ मैस जो है वो जी डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। विच ऑब्जेक्ट इज़ मोस्ट स्टेबल? ओके, तो मुझे पता है भाई स्टेबिलिटी किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड की जाती है। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर। स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड होती है? स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर का नाम है सेंटर ऑफ मैस, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मैस, और दूसरे फैक्टर का नाम है बेस एरिया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सबका बेस एरिया सेम है कि नहीं?
है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका स्टेबिलिटी है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, वो सेंटर ऑफ मास है। जितना नीचे सेंटर ऑफ मास होगा उतना ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा, जितना ऊपर सेंटर ऑफ मास होगा उतना ऑब्जेक्ट कम स्टेबल होगा। तो हमने बेसिकली वो ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे है। यहाँ पर नहीं, इसमें तो बहुत ऊपर है। यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप सी में देखो ना, तो सी के अंदर सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे लाई कर रहा है, और जितना सेंटर ऑफ मास नीचे होता है ऑब्जेक्ट उतना ही स्टेबल होता है, राइट। तो जी, सी इज द करेक्ट आंसर। सी सही आंसर है इस केस के अंदर। अब ये सवाल देखो, 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल masses रेस्ट ऑन अ टेबल। सबका मास इक्वल है और एक टेबल पर रेस्ट कर रहे हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज लेबल्ड जी। अच्छा, अब सब ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास जो है वो लेबल किया हुआ है। विच ऑब्जेक्ट इज लीस्ट स्टेबल। मैं एक बात बताऊँ, मेरा ना ऐसे ही हमारे क्लास में बड़े कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो ना मेरे क्लास में ऐसे ना कंपटीशन हो रहा, मैं और एक और बच्चा था, उसका नाम सलमान था। हम दोनों ही ना सबसे ज़्यादा स्कोर करते थे ना। तो हमारा कंपटीशन हो रहा, वहाँ पे होता था जो पहले आंसर देगा उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ये सवाल मेरे सामने आया ना, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पे मोस्ट स्टेबल लिखा हुआ था और मैंने फटाफट सी को सेलेक्ट कर लिया और आगे चला गया। फिर बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ हुए ये तो लीस्ट स्टेबल लिखा हुआ था। अब सवाल किस लिए गलत हुआ? इसलिए गलत हुआ मैंने सवाल को सही से पढ़ा नहीं, राइट। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप सवाल को ध्यान से पढ़ो। लीस्ट स्टेबल लिखा है, सबसे कम स्टेबल कौन सा है? तो सबसे कम स्टेबल होने के लिए सेंटर ऑफ मास सबसे ऊपर होना चाहिए और बेस एरिया सबसे छोटा होना चाहिए। अगर आप तीनों ऑप्शंस में देखो तो सबसे छोटा बेस एरिया बी का है और सबसे ऊपर सेंटर ऑफ मास भी बी का ही है। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है? बी सबसे कम स्टेबल है, राइट। अच्छा, अगर वो कहते सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है तो फिर आंसर कौन सा होता? सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होता जिसका बेस एरिया सबसे बड़ा होता और सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे होता। अच्छा, अब इन तीनों के सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर है, तो अब जो चीज़ मैटर करेगी वो बेस एरिया होगा। अगर आप देखो यहाँ पर, तो सबसे बड़ा बेस एरिया किसका है? सबसे बड़ा बेस एरिया सी का है, तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नीचे आ जाओ। अगला सवाल, 4 ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैव स्क्वायर बेसेस ऑफ इक्वल एरिया। अब सबके जो बेसेस हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। विच ऑब्जेक्ट इज़ लीस्ट स्टेबल। सबसे कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है तो सबसे कम स्टेबल है? ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे, हम एग्जैक्टली तो नहीं निकाल सकते कि सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो ए के अंदर, क्योंकि ये एक रेगुलर ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होगा। अगर बी की बात की जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 रीजन्स बना लेता हूँ। एक रीजन ये आ गया और एक रीजन ये आ गया। अब ज़रा देख के बताओ, ज़्यादातर मास रीजन ए में है या ज़्यादातर मास रीजन बी में है? रीजन बी में है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, ये मैंने अंदाज़ा लगाया सिर्फ, कहीं यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर सी की बात करें और मैं अगर यहाँ पर भी 2 रीजन्स बना लूँ तो एक रीजन आपके पास ये आ जाएगा और एक रीजन आपके पास ये आ जाएगा। अब ज़्यादातर मास कहाँ पर है? ज़्यादातर मास जो है वो रीजन ए में है या फिर ज़्यादातर मास रीजन बी में है? रीजन ए में। तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा इसके। अगर डी की बात की जाए तो ज़्यादातर मास इसके सेंटर में है, यहाँ पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर ही होगा, राइट। सेंटर ऑफ मास वहाँ पर होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मास लाई करता है। अब सबसे कम स्टेबल वो होगा जिसका बेस एरिया सबसे छोटा होगा, सेंटर ऑफ मास सबसे ऊपर होगा। बेस एरिया तो सबका ही बराबर है। अब हमने पता लगाना है कि सेंटर ऑफ मास किसका ऊपर है। तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि सी का सेंटर ऑफ मास सबसे ऊपर है।
सेंटर ऑफ मास वहाँ पर होता है जहाँ पर मेनली मास लाई करता है। यहाँ पर मेनली इसका मास लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। यहाँ पर इसका मेनली मास यहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। सी में मोस्टली मास यहाँ पर लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा। सी का सेंटर ऑफ मास सबसे ऊपर बन रहा था, इसलिए मैंने सी को सिलेक्ट किया। आई होप इट मेक सेंस। आपका सही आंसर यहाँ पे क्या है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो आखिरी सवाल, इस चैप्टर का आखिरी सवाल, ठीक है। द डायग्राम शोज अ चिल्ड्रंस वुडन प्ले टावर, ठीक है, बच्चों का प्ले टावर दिखाया हुआ है। विच चेंजेस टू द टावर मेक्स इट मोर स्टेबल। अच्छा, क्या चेंज हम इसमें कर सकते हैं जिससे टावर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल? मेकिंग द टावर नैरोअर। अगर आप इसको नैरो करते हो तो नैरो करने से आपकी बेस छोटी हो जाएगी, और जब बेस छोटी हो, सेंटर ऑफ मास तो ही रहेगा ना, क्योंकि आपने मास के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चीज़ तो नहीं की, कोई चेंज नहीं किया, तो आपका बेस छोटा हो जाएगा, और बेस के छोटे होने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। मेक द टावर टॉलर। अगर आप इसको लंबा कर देते हो तो लंबा करने से क्या होगा कि आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा। यानी अगर पहले यहाँ पर था तो अब, अगर पहले यहाँ पर था तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और जब सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कम स्टेबल हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि आपके पास दो आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स थे, एक लंबा था, एक थोड़ा कम लंबा था, तो लंबे वाले का सेंटर ऑफ मास ऊपर था, राइट? तो थोड़ा सा टॉलर बनाने से सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा, उससे ये कम स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो बी भी नहीं हो सकता। सी कहते हैं लोअर द सेंटर ऑफ मास। हाँ, ये हो सकता है। आप सेंटर ऑफ मास को किसी तरह नीचे ले आते हो तो आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो देवों की बसेस होती हैं, जो आपके पास ट्रैवलिंग बसेस होती हैं, वो अपना सारा का सारा जो सामान है ना, वो नीचे रखवाती हैं, क्योंकि नीचे मास बढ़ जाता है, और नीचे मास बढ़ने से आपका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाता है, और आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जब सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाता है, और स्टेबिलिटी कम हो जाती है जब सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाता है। वहीं पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जब बेस एरिया बढ़ जाता है, और स्टेबिलिटी कम हो जाती है जब बेस एरिया कम हो जाता है। जैसे F1 कार ज़्यादा स्टेबल होती है एक रैंडम फैमिली कार से, राइट, क्योंकि F1 कार का बेस एरिया ज़्यादा लंबा बड़ा होता है, और फैमिली कार का बेस एरिया छोटा होता है। इसके अलावा जो आपकी रेसिंग कार होती है उसका सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे होता है, वाइल फैमिली कार का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। तो ये हमारा आखिरी सवाल था आज का इस चैप्टर का। आई होप आपको मज़ा आया हो, समझ आई हो, और चैप्टर क्लियर हो गया बिल्कुल, एंड यू आर एबल टू सॉल्व पास्ट पेपर्स। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वारीज हैं, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वारीज एंड आई विल श्योरली आंसर देम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।